आपने गोविंद सिंह जी डोटासरा के खिलाफ में क्यों बोला? मैंने उसने पूछा कि ये मेरी जांच में इस एफआईआर में शामिल है। मैं जहाँ तक समझता हूँ किसी बड़े एक अधिकारी का भी हाथ है, जो जिसका खुलासा मैं बहुत जल्दी सबूतों सहित करने वाला। उसने ऑफिस में आके मेरे नहीं मारा, ये हमारे विभागाध्यक्ष की मारा है। ये प्रत्येक कर्मचारी के तमाचा मारा। जांच सही क्यों नहीं कर रहे हैं, त्वरित क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। मेरे साथ मारपीट हुई, मैंने घटना साइन कर ली। नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबरी मीडिया पर। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश जी बजाड़। सर, आपके साथ क्या घटना हुई? 4 तारीख को, 4 मार्च को सुबह 10:15 बजे के आसपास एक आदमी है बनवारी लाल चौधरी, जो ढेवांगावास बाकरा का है। वो एक भ्रष्ट आचरण वाला आदमी है। उसने सभी जिला कलेक्टर पे आरोप लगाए हैं, सभी एसडीएम पे आरोप लगाए हैं, और हर सरकारी कर्मचारी अधिकारी पे वो आरोप लगाता आया है कि ये फला, इसने बिना किसी सबूत के कि ये इतने पैसे लेता है, ये इतने पैसे लेता है। तो इस संबंध में वो बार बार में हर विभागों में जाता रहता है, और हर विभागों में गत दिनों पहले एसपी ऑफिस में भी किया, मैं चिकित्सा जो मेडिकल है उसमें भी किया। मतलब उसका वो आदतन शिकायत करता है और रंगदारी लोगों से लेने का उन पर आरोप है। घटना के बाद अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? ये थोड़ी सी दुखद स्थिति है कि 4 तारीख को घटना होती है, और घटना होने के तुरंत बाद हम कर्मचारी ने सबने मिल के और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। तो कलेक्टर साहब ने इतना मतलब तत्परता दिखाई, तुरंत एसपी साहब को फ़ोन किया, और मैं जब जो ही थाने में गया, एसपी साहब ने को थाने में किया होगा, मैं थाने में गया, तुरंत मेरी एफआईआर दर्ज हो गई बिना किसी रोका टोकी के, तुरंत प्रभाव से। और संगीन धाराओं में ये एफआईआर नंबर 117 है 4/3/24 की, ये हो गई थी। संगीन धाराओं में है जो गैर जमानतेबल धाराएँ हैं। लेकिन पीड़ादायक स्थिति यह है कि मेरा आज मेडिकल हुआ है, आज की तारीख में मेरा मेडिकल हुआ है, जबकि घटना 4 तारीख की है। और घटना के 4-5 दिन बाद में मेरे को फ़ोन किया गया कि आप मेडिकल करवाओ। मैं पुलिस पे कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, मैं जो जांच अधिकारी है उस पर मेरा पूर्णतया प्रश्न चिन्ह है कि उसने उस दिन मेरा मेडिकल क्यों नहीं कराया। मेरे हाथ में सूजन थी, मेरे जगह जगह में विकृत स्थिति में था। मैंने ये तो मेरी रिपोर्ट में लिखा नहीं कि उसने मेरे को काटा है या अमुक जगह से मेरे हाथ पैर तोड़ दिए हैं। मैंने ये कहा था कि लात गुस्से मारी उसने। तो मेरा मेडिकल उस दिन होता तो मैं समझता हूँ कि आरोपी का पक्ष और ज़्यादा कमज़ोर होता। तो मेडिकल कब करवाया आपने? मेडिकल आज अभी 1 घंटा भर पहले मैंने मेडिकल करवाया। तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी अब? देखो, अगली रणनीति ये है कि ये तमाचा देखा जाए तो ये उसने ऑफिस में आके मेरे नहीं मारा, ये हमारे विभागाध्यक्ष के मारा है। ये प्रत्येक कर्मचारी के तमाचा मारा है। तो ये तो रही राजकाज की बाधा उत्पन्न करने वाली, तोड़ फोड़ करने वाली, जो सर्वविदित है ये आदमी कैसा है। दूसरा क्या कि सिमिलर ये जो एफआईआर दर्ज है, ऐसी ही इसके अशोकनगर थाने में भी इसके खिलाफ में है। महिला के साथ में गाली गलौज करना, रंगदारी मांगना, कई ठेकेदारों के मेरे पास में ऐसे फर्जी लेटर पैड छपाना, ऐसे कई ये काम करता रहता है। तो ये आदमी आदतन अपराधी है। अब आदतन अपराधी है और मैंने पुलिस को लिख के दे दिया है, एफआईआर दर्ज हो गए, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं निश्चित तौर पे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, और असुरक्षित महसूस मैं ही नहीं हूँ। ऐसे तो कल कलेक्टर के साथ में भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक ही गार्ड रहता है उनके पास में। तो कल हमारे किसी भी अधिकारी जी के साथ में ऐसा हो सकता है, कल हमारे किसी भी बहन बेटी जो ऑफिस में नौकरी करती है उसके साथ में हो सकता है, किसी भी कर्मचारी के साथ में यह घटना हो सकती है। एक मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आके इस तरह की घटना कारित करना, क्या वो मजिस्ट्रेट कभी वसूली के लिए कहीं चला जाएगा, अतिक्रमण हटाने के लिए चला जाएगा? वो खुद कार्यालय में अपने में वो मजिस्ट्रेट सुरक्षित नहीं है। ऐसी इस व्यवस्था का मैं निंदा करता हूँ। और मैंने जरिए मीडिया भी कह दिया, लिखित में भी कह दिया, मुझे उस आदमी से 100% जान माल का खतरा है। मुझे सुरक्षा चाहिए, और जब तक मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी से पहले मेरा जीवन है, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। उस आदमी से पूर्णतया मुझे जान माल का खतरा है, वो मार सकता है मेरे को। और इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ किसी बड़े एक अधिकारी का भी हाथ है, जो जिसका खुलासा मैं बहुत जल्दी सबूतों सहित करने वाला हूँ।
तो जांच अधिकारी पे आप शंका, तो जांच क्यों नहीं बदलवा लेती आप? देखो, जांच बदलवाना समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा। डिप्टी साहब के पास में खाकी वर्दी है, वो उसके समाज ने, कोई परिवार ने, कोई मित्र मंडली ने नहीं दी है। वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। वो जांच सही क्यों नहीं कर रहे हैं, त्वरित क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। मेरे साथ मारपीट हुई, मैंने घटना साइन कर ली, ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। अब चलो कलेक्टर साहब के कहने के बाद में भी और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो भी एक अलग विषय है। अब मुझे जांच ये करवानी है कि डिप्टी साहब ने उसको इतना मौका किस आधार पे दिया, डिप्टी साहब ने अब तक मेडिकल क्यों नहीं करवाया। और फिर मेरे से जो प्रश्न पूछे गए, डिप्टी साहब का प्रश्न था, आपने विजेंद्र जी ओड़ा के खिलाफ में क्यों बोला? अरे भाई मैंने कब बोला? आपने एक एसडीएम को सस्पेंड क्यों करवाया? मैंने कौन से एसडीएम को सस्पेंड करवाया डिप्टी साहब? आपने गोविंद सिंह जी डोटासरा के खिलाफ में क्यों बोला? मैंने उसने पूछा कि ये मेरी जांच में इस एफआईआर में शामिल है क्या, या इस चीज़ों की जांच आपके पास में है? नहीं, मैं अनऑफिशियल बात कर रहा हूँ। तो ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। मैं जांच इसलिए चेंज नहीं कराना चाहता कि संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से जो संवैधानिक पद पे बैठा है उसको सही जांच करनी पड़ेगी। और मैं चूंकि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी हूँ, तो मेरे साथ मेरे तमाचा यदि लगा है तो ये मैं तमाचा मत समझता हूँ, मेरे नहीं लगा, मेरे समाज वालों के लगा ये तमाचा। तो वो उस दरी पे, उस आदमी के पिछले पायदान पे गांव में बैठा है, उस आदमी के साथ में ऐसी घटनाएं कारित होती है तो उसका क्या हाल रहा होगा। मुझे शंका है डिप्टी साहब ने जितने भी जांच किए उनमें से मैंने 17 फाइलें चयनित की है। एक फाइल तो थोड़े दिनों पहले ही एक ऐसे मामले में डिप्टी साहब ने एफआईआर लगा देती, उनके उच्चाधिकारियों ने, और फिर उसमें उसको चेंज किया था, उसमें दोषी भी पाया था। तो मुझे शंका है, मैंने 17 फाइलें आइडेंटिफाई की है। उन 17 फाइलों में यदि मैं जांच मैं मेरे हिसाब से, चाहे मेरे को जरिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जाना पड़े या कहीं किसी भी विधि से वो फाइलें पुनः खुलवानी पड़े, मेरे पास में मैं खुलवाऊँगा। और यदि उन फाइलों में डिप्टी साहब दोषी पाए जाते हैं तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसे डिप्टी को फील्ड पोस्टिंग नहीं देके सिर्फ लाइन में रखा जाए। दूसरा, मैं साथ ही आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आरोपी बनवारी चौधरी है और शंकरलाल जी छाबा डिप्टी साहब है, उनको ये लग रहा होगा कि पिछली सरकार में SC/ST के जो दमन होते थे हम रोक लेते, दबा देते थे। मैं मानता हूँ कि इस सरकार में ये दमनकारी नीति है और अधिकारियों की जो मनमर्जी का काम है ये नहीं चलेगा। और मुझे ये भी पूर्णतया मैं आश्वस्त हूँ कि ये जो वर्तमान सरकार है अपनी, ये SC/ST के प्रति संवेदनशील है और आगे इसमें निश्चित तौर पे कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। मतलब आपको लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा? क्योंकि मैं संविधान में भरोसा करता हूँ, तो सबको समान न्याय का अधिकार है। तो न्याय तो मेरे को मिलेगा, और नहीं न्याय मिलेगा तो मैं ले लूँगा न्याय। मैं डिप्टी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हमने जब लिखित में रिपोर्ट दी है, सब बयान किए हैं, मैं यदि गलत हूँ तो मेरे पे इस पर FIR लगा कि मेरे पे 182 की कार्रवाई करो ना। और यदि बनवारी चौधरी यदि गलत है तो उसको अरेस्ट करो, एक काम तो करो, दोनों में से FIR लगा दो, गलत है तो। मुझे आगे की जो प्रक्रिया करनी है कानूनी रूप से मैं बहुत करूँगा, लेकिन ये चेतावनी के साथ मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि इस डिप्टी साहब की मैंने जहाँ जहाँ भी रहे हैं, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में अपने संपर्क है, तो जहाँ जहाँ भी रहे हैं वहाँ से फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है, और वहाँ के लोगों से मेरा लगातार संपर्क जारी है। मैंने कुल 17 फाइलें आइडेंटिफाई किए, चिन्हित किए। उस 17 फाइलों की उच्च स्तरीय जांच मैं करवाऊंगा, और फिर भी यदि डिप्टी साहब के खिलाफ में जांच नहीं होती है तो मैं अगला कदम भी उठाऊँ।